हेलो दोस्तों, मैं विक्ता भास्कर। आज हम साइंस में आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है धातु तथा अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों धातु तथा अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम ही है हमारा धातु तथा अधातु, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में तो देखते हैं। इसमें आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों 18 एलिमेंट, ठीक है, को उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं तो आवर्त सारणी के तत्व, इसको दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा धातुएं यानी कि मेटल्स, दूसरा है अधातुएं, पहला अधातुएं, दूसरा है अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स, और तीसरा है हमारा उपधातुएं यानी कि उपधातुएं। पहला धातुएं और दूसरा अधातुएं और तीसरा है उपधातुएं। तो ये 3 भाग जो है हमारे, ये आवर्त सारणी के जो तत्व हैं। यहाँ पर देखते हैं तो पहले देखते हैं हम धातुएं के बारे में, ठीक है। धातुएं क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, यहाँ पर है धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, चमकदार भी होती हैं और आघात वर्धनीय, ठीक है, लोचशील भी होती है तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब धातुओं के गुणधर्म के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं तो धातुएं अन्य तत्वों की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा भौतिक गुण और दूसरा है हमारा रासायनिक गुण। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर है धातुओं के भौतिक गुण और दूसरा है हमारा धातुओं के रासायनिक गुण। देखते हैं दोस्तों अब धातुओं के गुणधर्म के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो इसमें जो हेडिंग है हमारी देखते हैं तो हेडिंग है हमारी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं तो पारे यानी कि मरकरी के अतिरिक्त शेष सभी धातुएं सामान्य ताप यानी कि 25 अंश सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और आगे है गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु सामान्य ताप से कुछ ही उच्च ताप 29.76 अंश सेल्सियस पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आगे है चमक, ठीक है। चमक के बारे में देखते हैं तो शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इनमें प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का गुण होता है या गुण पाया जाता है, यानी कि प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करने का गुण पाया जाता है। आगे है देखते हैं कठोरता, हार्डनेस, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं तो सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, परंतु उनकी कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है या भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखते हैं लोहा, ठीक है, लोहा हो गया हमारा, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आदि हो गया। यहाँ पर अत्यंत, ठीक है, अत्यंत कठोर धातुएं हैं, जबकि सोडियम, इतने जो है दोस्तों लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि ये सभी अत्यंत कठोर धातुएं होती है हमारी, जबकि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातुएं हैं, जिन्हें सामान्यतः चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से भी आप उसे काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती हैं ये। आगे देखते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं आघात वर्धनीयता के बारे में। तो यहाँ पर आगे है धातुओं पर आघात यानी कि धातुओं पर चोट पहुंचाना। धातुओं पर अगर हम हथौड़े अथवा मशीनों से करके उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, यानी कि अगर हम धातु पर जो है चोट पहुंचा रहे हैं, अगर उसे हथौड़े से हम पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो उनको जो है उनकी चादरें बनाकर अगर हम पीटेंगे तो वो पतली होती जाएंगे दोस्तों, एक चादर की नुमा हो जाएंगी और उनसे जो है उनकी
पतली चादरें बनाई जा सकती हैं और अधिक लचीलापन होने के कारण इन चादरों को लपेटा जा सकता है। जब इन धातुओं पर जब हम हथौड़े से पिटाई करेंगे दोस्तों, तो ये धीरे धीरे करके पतली होती जाएंगी और एक चादर के रूप में हो जाएंगी और ये इतनी मुलायम हो जाएंगी दोस्तों कि आप उसे चादर के रूप में मोड़ सकते हैं, इस तरीके से गोल करके। ठीक है, आगे देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता का जो अर्थ है दोस्तों, धातुओं की, ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि आप इनको जो है आराम से या आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक धातु की तन्यता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातुएं होती हैं जो दोस्तों, उनकी तन्यता जो है अलग अलग होती है, यानी कि मुलायम जो रहती है वो अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें तन्यता के बारे में। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तथा 1 ग्राम सोने से लगभग 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब ऊष्मा एवं विद्युत की चालक। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं हैं, परंतु सीसा तथा पारा इसके अपवाद हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं। आगे है देखते हैं उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में देखते हैं। तो धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। ठीक है, आगे है टंगस्टन का गलनांक सर्वोच्च होता है, परंतु अधिकांश क्षारीय धातुओं के गलनांक जो होते हैं ये उनको क्वथनांक निम्न होते हैं। जैसे देखते हैं रूबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम आदि, ये सभी जो हैं इसके। आगे देखते हैं ध्वन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो लगभग सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर अथवा उन पर चोट किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि परंपरागत अलार्म घड़ियां तथा स्कूल की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो धन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण में होता है दोस्तों कि धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर, जो स्कूल की घंटियां होती हैं इस तरीके से गोल गोल, जैसे इस तरीके से स्कूल में पहले घंटियां टंगी होती थी, जब हथौड़े से इस पर चोट करते थे तो वही ध्वनि वापस टकराती थी। जब चोट करने पर ध्वनि निकलती थी, काफी दूर तक आवाजें निकलती थी, ध्वनि उत्पन्न होती थी, उसी को इसमें कहा गया है। और अलार्म घड़ियों में भी सेटिंग होती है, जो सुई होती है टाइम पर अपने आप ही बजने लगती हैं। अब देखते हैं आगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, धातुओं के परमाणु के वाहितम कोश में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो है दोस्तों सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो है दोस्तों कोश और कक्षा, ये सभी जो है हमने आगे की वीडियो में पढ़े हुए हैं, जो वीडियो पढ़ चुकी है उसमें पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये सभी। ठीक है, अर्थात इनका अष्टक अपूर्ण होता है। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती हैं। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो सामान्यतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है या होती है। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया में देखते हैं। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होते हैं और साथ में अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह अपक्रिया दहन कहलाती है।
यह अपक्रिया जो होती है वह दहन कहलाती है हमारी। जैसे देखते हैं यहाँ पर धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर दोनों में जो है दोस्तों रिएक्शन होता है तो धातु प्लस ऑक्सीजन से जो हमें मिलेगा वो बनेगा धात्विक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आगे है धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वह जल के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। आगे है हमारा रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता अत्यधिक अभिक्रियाशील कब होता है, जब उसे सामान्य ताप पर रखा जाए। आगे है कम अभिक्रियाशील कब होता है, उसे गर्म करने पर। ठीक है, उसे गर्म करने पर, जब उसको हम गर्म करेंगे तो वह कम अभिक्रियाशील होगा। और अत्यधिक अभिक्रियाशील कब होगा, जब वह उसे सामान्य ताप पर रखेंगे। आगे है अन्य धातुएं। अन्य धातुएं जो है अधिक ताप पर रखने पर अन्य धातुएं जो है रासायनिक अभिक्रियाशील में अन्य धातुओं को जो अधिक ताप पर रखेंगे तो वह क्रियाशील होंगे। आगे देखते हैं सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये सामान्य ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। इसलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है। इसी कारण इन्हें मिट्टी के तेल में जो है इसे डुबो कर रखा जाता है इन्हें। जैसे देखते हैं तो यहाँ पर है सोडियम हमारा। ठीक है, 4Na, ठीक है, ये हमारा सोडियम हो गया प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये हमारा गैस फॉर्म में है। तो इन दोनों का जब सामान्य ताप पर रिएक्शन हुआ हमारा तो मिला क्या हमें, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर मिला। तो 2Na2OS। ठीक है, तो मिला हमें सोडियम, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन जो अभिक्रिया हुई सामान्य ताप पर तो मिला हमें सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। देखते हैं दोस्तों 4 केस। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम है प्लस O2। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है। इन दोनों में जब रिएक्शन होता है सामान्य ताप पर तो हमें मिलता क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि ये है सूत्र इसका 2K2O। ठीक है, तो पोटेशियम ऑक्साइड जब हमारा सामान्य ताप पर रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्सीजन से होता है दोस्तों और पोटेशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म करने पर यह तेज प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा के साथ जलती है तथा मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। लौह धातु शुष्क वायु में गर्म करने पर भी नहीं जलती है, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकृत हो जाती है और इस पर जंग लग जाता है। आगे देखते हैं तांबा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सामान्यतः यह वायु में नहीं जलती है, परंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पहले कॉपर ऑक्साइड तथा उनके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं सोना और प्लेटिनम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। जैसे देखते हैं धातु ऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस जल
तो घुलनशील होंगे जब तो हमारा मिलेगा जो हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।